Hello friends, myself CA Baljinder and I welcome to all of you on my YouTube channel। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जीएसटी है क्या दोस्तों। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इंडिया में दो तरह के टैक्स लगते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है दोस्तों? डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि डायरेक्टली आपके ऊपर लगता है। जैसे कि एक इनकम टैक्स है, आप जो भी कमाते हैं आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है अपनी इनकम में से। सेम इसी तरह वेल्थ टैक्स, ये सारे डायरेक्ट टैक्स हैं। और जो आपको डायरेक्टली ना बियर करके आपको इनडायरेक्टली पे करना पड़ता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे कि आप सपोज बाजार से कुछ खरीदने गए और आपने सपोज बिस्कुट का पैकेट खरीदा, तो उस बिस्कुट के पैकेट की कीमत के साथ साथ आप एक टैक्स भी पे कर रहे हैं, जिसे कि इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि इनडायरेक्टली आपको पे करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, जीएसटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी ने दोस्तों रिप्लेस कर दिया है बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो कि इंडिया में थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स एटसेट्रा। इन सबको रिप्लेस करके जीएसटी आ गया है। तो जीएसटी है क्या दोस्तों? जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई सप्लाई करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उस केस में जो जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पर एक चीज बहुत जान लेने वाली है दोस्तों, यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है सप्लाई, यहाँ पर ऐसे नहीं बोला गया कि यदि आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज सेल करोगे तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है सप्लाई। सप्लाई एक, अगर मैं बोलूँ तो ब्रॉड वर्ड है। सेल के अंदर सिर्फ सेल ही कवर होती है। तो पहले हम देखते हैं सप्लाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्योंकि जीएसटी लगता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो सप्लाई का जो मीनिंग है दोस्तों, वो जीएसटी के सेक्शन 7 के अंदर जो दिया गया है वो इस प्रकार है कि सप्लाई के अंदर इंक्लूड है सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। तो यदि मैं कोई सेल करता हूं या मैं कोई ट्रांसफर करता हूं स्टॉक, सपोज मेरी दो ब्रांच है, एक दिल्ली में एक मुंबई में, तो मैं अपनी अगर ब्रांच ट्रांसफर भी करता हूं तो वो भी सप्लाई के अंदर इंक्लूड होगी। बार्टर करता हूं, जैसे कि मैं किसी को कोई चीज दूं और उसके बदले में वो मुझे कुछ और चीज दे दे, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। एक्सचेंज इसके अंदर इंक्लूड है। लाइसेंस, किसी चीज को यूज करने के लिए राइट जो हम देते हैं उसके बदले में जो मिलेगा वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। रेंटल इंक्लूड है, लीज इंक्लूड है, डिस्पोजल भी इंक्लूड है। डिस्पोजल की मैंने किसी चीज को डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो सप्लाई के अंदर ये सब चीजें इंक्लूड है। फॉर कंसीडरेशन, यदि हम सप्लाई करते हैं फॉर कंसीडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो यदि मैं कोई चीज सप्लाई करता हूं और उसके बदले में मुझे कोई कंसीडरेशन मिल रहा है, और ये जो किया जा रहा है इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब ये बिजनेस के लिए किया जा रहा है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है, ना कि कोई पर्सनल एक्टिविटी। अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूं तो उसके लिए अगर मैं कोई चीज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज कर रहा हूं तो वो सप्लाई के अंदर कवर होंगे। दूसरा दोस्तों, सप्लाई में जो कवर होगा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसीडरेशन वेदर और नॉट इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो दोस्तों, यदि आप कोई सपोज सर्विस इंपोर्ट भी कर रहे हो, जैसे मान लो आपने कोई घर के अंदर डेकोरेशन के लिए कोई किसी तरह की भी सर्विस बाहर से ली, या कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई सर्विस इंपोर्ट करी, चाहे वो इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, मतलब वो कमर्शियल हो या पर्सनल हो, उसको भी सप्लाई के अंदर इंक्लूड किया गया है। और तीसरा, द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसीडरेशन। क्योंकि यहाँ पर देखो दोस्तों, इसके अंदर जो वर्ड यूज किया था फॉर कंसीडरेशन, की यदि हमें कोई कंसीडरेशन मिलता है, तो कंसीडरेशन भी दोस्तों एक ब्रॉड वर्ड है। इधर भी इन्होंने सिर्फ मनी यूज नहीं किया, कंसीडरेशन कैसे भी हो सकता है। तो इसके अंदर लेकिन देखो, पहली चीज इन्होंने ए में कवर किया कंसीडरेशन के लिए, दूसरा इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तीसरा है अगर कोई एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 है, वो अगर विदाउट कंसीडरेशन भी हम करते हैं तो उस केस में भी वो सप्लाई के अंदर कवर होगा। तो इसके अंदर शेड्यूल आई के अंदर क्या कवर होता है, जैसे कि मान लो किसी रिलेटिव को कोई चीज दे दी और उसके बदले में हम पैसा नहीं ले रहे, तो भी वो सप्लाई में कवर होगा, उस पर जीएसटी लगेगी।
तो उम्मीद करता हूं कि सप्लाई का मीनिंग आप समझ गए होंगे। सप्लाई ब्रॉड वर्ड है, इसके अंदर ये सब चीजें कवर हैं, ये पूरी डेफिनेशन है सप्लाई की, इसके अंदर सब चीजें कवर है। और तीसरा है गुड्स एंड सर्विसेज। तो कब लगता है जीएसटी? लगता है सप्लाई पे, किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। तो गुड्स एंड सर्विसेज की भी डेफिनेशन जान लेना जरूरी है कि कौन सी वो गुड्स और कौन सी वो सर्विसेज हैं जिन पे की जीएसटी लगता है। तो एक बार इसको भी हम देख लेते हैं दोस्तों। गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स के अंदर इंक्लूड होगी। और जो सर्विसेज है उसका मतलब है एनीथिंग अदर देन गुड्स। लेकिन इसके अंदर दोस्तों एक्सक्लूड किया गया है मनी एंड सिक्योरिटी को। मनी और सिक्योरिटी को जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर रखा गया है, इनके ऊपर किसी भी तरह का जीएसटी नहीं देना होता। और दूसरा इसके अंदर इंक्लूड किया गया है एक्शनेबल क्लेम को, ग्रोइंग क्रॉप को, ग्रास एंड थिंग अटैच टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको भी गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। और इसी तरह सर्विसेज में जैसे मैंने आपको बताया, सर्विसेज एनीथिंग अदर देन गुड्स, जो भी गुड्स के अलावा जितनी भी चीजें होंगी सर्विसेज, वो सर्विसेज हैं। उसके अंदर इंक्लूड किया गया है एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी। यहाँ पर यूज ऑफ मनी बोला गया है, यहाँ पर मनी नहीं, यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन ऑफ मनी बाय कैश बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर विच अ सेपरेट कंसीडरेशन इज चार्ज। तो यदि कोई मनी को कन्वर्ट करते हैं और उसके लिए आपसे पैसे चार्ज करते हैं तो वो भी सर्विसेज में कवर किया गया है। तो हम वापस अपने पहले पेज पे आते हैं जहां पर हमने आपको बताया था कि गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीएसटी किस पे लगेगा? सप्लाई पे लगेगा, किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ comprehensive multi-stage destination based tax that is levied on every value addition। तो जब भी कोई वैल्यू एडिशन होगा, एक सपोज एक मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, तो जैसे भी कोई भी वैल्यू एडिशन होगा, उसकी वैल्यू में कोई भी प्रोडक्ट की वैल्यू में कोई भी एडिशन होगा तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी इज अ सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स लॉ फॉर एंटायर कंट्री। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों बिफोर जीएसटी जो स्ट्रक्चर था इनडायरेक्ट टैक्स का, वो कुछ इस तरीके से था कि जैसे हम कोई रॉ मटेरियल बाय करते थे, मैन्युफैक्चर कोई रॉ मटेरियल बाय करता था तो उसको वैट देना पड़ता था, और वो मैन्युफैक्चरिंग करता था तो उसके ऊपर एक्साइज लगती थी प्लस उसको वैट, दोनों जोड़ के आगे बिलिंग करता था होलसेलर को। होलसेलर फिर उसको अपना प्रॉफिट जोड़ के आगे करता था रिटेलर को और फिर कंज्यूमर तक जाता था। तो इस तरह से पहले एक्साइज और वैट लगता था, स्ट्रक्चर इस तरह से था। तो जीएसटी के आने से कौन कौन से टैक्स थे जो सबस्यूम्ड हो गए हैं जीएसटी के अंदर, मतलब वो खत्म हो गए हैं, अब वो सब जीएसटी में लगा लो एक तरह से मर्ज हो गए हैं। तो दो तरीके के टैक्स है दोस्तों, एक तो सेंट्रल टैक्स की बात करेंगे और एक हम बात करेंगे स्टेट टैक्स की। तो सेंट्रल टैक्स में कौन कौन से टैक्स हैं जो कि जीएसटी में सम्मिलित हो गए हैं? वो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी लगती है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग पे। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, ईडी अंडर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, सरचार्ज, सेस रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सेंट्रल टैक्स, ये जो टैक्स हैं ये जीएसटी के अंदर मर्ज हो गए हैं। इसी तरह जो स्टेट टैक्स हैं जैसे वैट, सेल टैक्स, सीएसटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्राई, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, स्टेट सरचार्ज, सीज रिलेटिंग टू, सेस रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारे जो टैक्स हैं दोस्तों ये जीएसटी के अंदर सबस्यूम हो गए हैं। और जो अभी भी लग रहे हैं, जो कि अभी इसके अंदर जीएसटी के अंदर सबस्यूम नहीं हुए हैं, वो हैं बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो कि इंपोर्ट पे लगती है, स्टोइंग एक्साइज ड्यूटी जो कि कोयले पे लगती है, एक्साइज ड्यूटी, वैट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। दोस्तों पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर अभी भी एक्साइज ड्यूटी और वैट लग रही है। इसके बाद एक्साइज ड्यूटी ऑन तंबाकू, एक्साइज ड्यूटी बाय स्टेट, एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल अथॉरिटी, स्टेट एक्साइज ऑन अल्कोहल बेवरेज, ये भी अभी आउट ऑफ जीएसटी है, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, टैक्स ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी,
रॉयल्टी ऑन मिनरल, इन्वायरमेंट रेगुलेटरी टैक्स। तो ये जो टैक्स हैं अभी भी लग रहे हैं, ये जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं किए गए हैं। अब इसका स्कोप देख लेते हैं दोस्तों, जीएसटी किन किन गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। जैसे कि अभी हमने बात की थी, गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन देखी थी। ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर की अभी जीएसटी नहीं लग रहा है। पहला है दोस्तों अल्कोहल, लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे जीएसटी नहीं लग रहा। पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ, नेचुरल गैस, इन पे भी दोस्तों जीएसटी नहीं लगता। तंबाकू पे, ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग और रियल एस्टेट, इनको छोड़ के बाकी सब गुड्स एंड सर्विसेज पे जो है जीएसटी चार्ज होता है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कितनी तरह का जीएसटी होता है। तो जीएसटी जो है, क्योंकि पहले बहुत सारे टैक्स, जैसा कि मैंने आपको भी दिखाया कि बहुत सारे टैक्स लगते थे, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, वैट, तो सारे टैक्स को मर्ज कर एक टैक्स बना दिया गया है। इसीलिए इसे वन नेशन वन टैक्स का नाम दिया गया था, क्योंकि अब सिर्फ जीएसटी ही लगता है, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो, वो सब टैक्स को मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया है। और जीएसटी के अंदर दोस्तों टैक्स को जो है 4 हिस्सों में बांटा गया है, एक सीजीएसटी, एक आईजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और इसके अलावा एक कंपनसेशन टैक्स। तो आईजीएसटी क्या होता है दोस्तों? आईजीएसटी है इंटीग्रेटेड टैक्स। ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है आईजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि स्टेट द्वारा लगाया जाता है। और यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी द्वारा लगाया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर एक बात ध्यान रखने वाली है कि यदि आईजीएसटी लग रहा है तो वो सारा का सारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो सपोज किसी प्रोडक्ट का अगर रेट 28% है और वो प्रोडक्ट पे अगर आईजीएसटी लगेगा तो वो 28% के हिसाब से लगेगा। अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा तो वो 14% के हिसाब से लगेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आईजीएसटी कब लगता है और सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगता है। लेकिन ये आपको समझा दूं कि अगर आईजीएसटी 12% होगा तो ये 6% होगा, मतलब ये 50% का रेशियो रहता है। इन दोनों का जो टोटल है सीजीएसटी और एसजीएसटी का, वो आईजीएसटी के इक्विवेलेंट होगा। क्योंकि ये डिसाइड किया गया था कि जो भी स्टेट के अंदर जो भी सेल होगी उसका जितना हिस्सा होगा 50% स्टेट को जाएगा और 50% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि आईजीएसटी किस केस में लगता है। तो इफ द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन डिफरेंट स्टेट, या हम जिसे बोल देंगे इंटर स्टेट सप्लाई भी हम जिसे बोल सकते हैं, कि सपोज जो सेलर है वो दिल्ली का है और जो बायर है वो पंजाब का है। उसका प्लेस ऑफ बिजनेस जो सेलर का वो दिल्ली में है। तो अगर वो दिल्ली से पंजाब में कोई सेल करता है तो इसे बोलते हैं इंटर स्टेट सेल। तो इस इंटर स्टेट सेल के केस में दोस्तों आईजीएसटी चार्ज होगा। जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई सेल होगी तो उस केस के अंदर दोस्तों आईजीएसटी चार्ज होगा। और इफ द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ द सप्लाई विद इन द सेम स्टेट, या जिसे इंट्रा स्टेट भी बोलेंगे, जैसे सपोज एक सेलर है जो दिल्ली का ही है, वो एक बायर को, वह भी दिल्ली का है, अगर उसको सेल करता है तो इस केस के अंतर्गत सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होंगे। जैसा मैंने भी आपको पहले बताया था कि सपोज यदि कोई सेलर ये दिल्ली से पंजाब भेज रहा है और प्रोडक्ट के ऊपर 12% जीएसटी है, तो इस केस में वो 12% आईजीएसटी लगाएगा। लेकिन यदि सेलर जो है वो बायर को विद इन द सेम स्टेट बेच रहा है और प्रोडक्ट का जो जीएसटी लगना है 12% लगना है, तो उसमें 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी लगाएगा। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको सब समझ आ गया होगा। तो इसके बेनिफिट क्या है दोस्तों? जीएसटी ऑफर कंटिन्यू चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। तो इसमें क्या होता है, टैक्स क्रेडिट अभी हम जिसके बारे में बात भी करेंगे, तो ये कंटिन्यू चेन है एक टैक्स क्रेडिट की। तो सप्लायर एट ईच स्टेज इज परमिटेड टू अवेल टैक्स क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड कैन सेट ऑफ दिस क्रेडिट अगेंस्ट द जीएसटी पेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब भी किसी एक रजिस्टर्ड पर्सन से दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सेल होगी,
यहाँ सप्लाई होगी, मैं सप्लाई वर्ड यूज करूंगा क्योंकि मैंने आपको बताया सप्लाई एक वास्ट शब्द है। तो जब भी किसी एक सप्लायर से दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को कोई गुड्स एंड सर्विस सप्लाई होगी तो उस केस में ये टैक्स क्रेडिट को अवेल करेगा और उस टैक्स क्रेडिट को सेट ऑफ करेगा अपनी जीएसटी लायबिलिटी से। अब ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं भी आपको आगे इसके बारे में आराम से समझाऊंगा अपने अभी आगे की इसी शीट मतलब इसी पीपीटी के अंदर। आप अभी ये समझ के चलिए कि इसके अंदर टैक्स क्रेडिट अवेलमेंट होती है। सिंस ओनली वैल्यू एडिड ऑन ईच स्टेज टैक्स अंडर जीएसटी देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स। तो जीएसटी के अंदर दोस्तों जब भी कोई वैल्यू एडिशन होगा सिर्फ उस वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स लगता है, तो इसमें कोई टैक्स के ऊपर टैक्स जो है वो नहीं लगता है। ये भी अभी आपको समझ आ जाएगा, अभी हम इसको जब एग्जांपल से समझेंगे। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आए। जैसे सपोज ये मैन्युफैक्चर है दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे हम मान के चलते हैं कि रजिस्टर्ड हैं अंडर जीएसटी। तो अगर कोई मैन्युफैक्चर है वो कोई रॉ मटेरियल खरीदता है और इसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करके ए बी को बेचता है और बी आगे सी को सेल करता है। तो इस केस में दोस्तों अगर हम ए का एग्जांपल लें तो मान लो इन केस ऑफ ए जो मैन्युफैक्चर है उसने रॉ मटेरियल परचेज किया किसी एक्स से जिसका परचेज प्राइस था 1000 रुपए और उसके ऊपर जीएसटी लगा था 12%, तो 120 रुपए जीएसटी जुड़ा हुआ था, तो टोटल 1120। जो 1120 है वो ये मैन्युफैक्चरर जो ए है वो पेमेंट किसको करेगा, इस एक्स को जिससे उसने रॉ मटेरियल परचेज किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये 1120 ये उस सप्लायर को पे करेगा जिससे इसने माल खरीदा है, जिसके अंदर जीएसटी भी इंक्लूड है। इसी तरह जब ये ए मैन्युफैक्चर इस फिनिश गुड को बना के सप्लाई करेगा बी को जो कि होलसेलर है, उस केस के अंतर्गत दोस्तों सपोज इसने वैल्यू एडिट करके इसको 1500 रुपये कर दिया। अब इसके अंदर इसके और आइटम लगी होंगी जिसकी वजह से इसका वैल्यू 1500 रुपये होगी और इसके ऊपर सपोज जीएसटी 12% है, तो 180 रुपये जो जीएसटी की लायबिलिटी है और टोटल जो है 1680। ये 1680 रिकवर करेगा ए बी से। ठीक है दोस्तों, तो इसने 1120 रुपये तो मैन्युफैक्चर को दे दिए और बी ने आगे सेल करके 1680 बी के पास आ गए। अब हम इसकी जीएसटी लायबिलिटी जब वो फाइल करेगा अपनी जीएसटीआर तो देखते हैं कैसे होगी। तो इसकी जीएसटी पेबल है दोस्तों, क्योंकि इसने जो 1680 रुपये लिए हैं बी से ए ने, उसके अंदर 180 रुपये जो टैक्स जुड़ा है जो कि गवर्नमेंट को देना होता है। तो ये 180 रुपये इसकी जीएसटी लायबिलिटी आ गई ए की, प्लस इसने जो 120 रुपये जो इसने मैन्युफैक्चर को पे किए थे, क्योंकि इसने 1120 रुपये पे किए थे जिसके अंदर की 120 रुपये जीएसटी था, तो इस 120 रुपये का इसको क्रेडिट मिल जाएगा किसको, ए को। तो 180 में से ये 120 माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी उसको मैन्युफैक्चर को सॉरी रॉ मटेरियल जिसे कहता है उसको पे कर चुका है। तो ये जो 60 रुपीज की लायबिलिटी है ये इसको पेड करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को जब ये अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करेगा। इसीलिए दोस्तों जैसा मैंने अभी आपसे बात की थी, ये वैल्यू एडिट जो भी वैल्यू एडिशन होगा इस स्टेज पर उसी के ऊपर जीएसटी लगता है, इसीलिए टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता। क्योंकि जब इसने एक चीज खरीदी इसने 120 रुपये टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया था, तो अब ये 180 रुपये की टैक्स लायबिलिटी जो एक ही आ रही है उसमें से 120 माइनस होके 60 जो है गवर्नमेंट को पे कर देगा। अब जैसे मैंने आपको बताया जीएसटी इनपुट, अब हम इस जीएसटी इनपुट को भी एक बार ढंग से समझ लेते हैं कि जीएसटी इनपुट कैसे होता है, कब लेते हैं और कब मिलेगा, किस किस को मिलेगा। तो मीनिंग ऑफ इनपुट है दोस्तों, इनपुट मीन एनी गुड्स other than capital goods used or intended to be used by supplier in the course or furtherance of business। मतलब कोई भी गुड्स कैपिटल गुड्स के अलावा, कैपिटल गुड्स हो गए जैसे कोई मान लो प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहा है या इस तरह की, मीन्स एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स used or intended to be used by supplier in the course or furtherance of business। और इनपुट सर्विस मीन होती है एनी सर्विसेज
used or intended to be used by supplier in the course of furtherance of business। तो ये इनपुट होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, इसमें रॉ मटेरियल खरीदा, ये इसके लिए इनपुट है, तो इसके ऊपर जो जीएसटी पे किया है इसने 120 रुपए इस सप्लायर को, तो ये इसका इनपुट टैक्स हो जाएगा दोस्तों। तो कब ये क्लेम कर सकता है इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि ए रजिस्टर्ड पर्सन विल बी एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये आईटीसी जो मिलेगा दोस्तों, इस जो टैक्स पे किया है, जैसे कि हमारी एग्जांपल में 120 रुपए जो पे किया था, ये सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को ही मिलेगा। रजिस्टर्ड पर्सन वो होता है दोस्तों जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किन किन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। कब मिलेगा? जब ये फॉलोइंग कंडीशन जो हम डिस्कस करेंगे वो फुलफिल करते हैं, तो उस केस के अंदर इस रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी का इनपुट का क्रेडिट मिलेगा। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि 180 में से 120 रुपए टैक्स क्रेडिट मिलेगा और 60 आगे उसको गवर्नमेंट को पे करने पड़ेगा। तो इसकी पहली जो कंडीशन है दोस्तों, पोजीशन ऑफ टैक्स इनवाइस, कि जिससे माल खरीदा है वो भी जीएसटी में रजिस्टर होना चाहिए और वो टैक्स इनवाइस इशू करना चाहिए और वो टैक्स इनवाइस इसके पास होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है ही हैज रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव होनी जरूरी है। गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, उसे बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया करना जरूरी है। पर्सनल यूज के लिए कर रहा है तो दोस्तों उसमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, क्योंकि जीएसटीआर 3B के अंदर ये सारा क्रेडिट क्लेम किया जाता है, तो रिटर्न भरनी बहुत जरूरी है। टैक्स चार्ज ऑन इनवाइस एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। तो दोस्तों जब भी सपोज हमारी केस में जैसे ए ने रॉ मटेरियल खरीदा था एक्स पे, तो एक्स द्वारा वो जो 120 रुपए थे वो गवर्नमेंट को जमा हो चुके होने चाहिए। उसी केस के अंदर जो है ए को टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। पेमेंट शुड बी मेड टू द सप्लायर विद इन 180 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की दोस्तों, अगर आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव करी है तो आपको उसकी जो पेमेंट है उस सप्लायर को आपको विद इन 180 डेज के अंदर करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस। इनवाइस इशू होने के 180 दिन के अंदर आपको पेमेंट करनी है। यदि आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी तो ये जो क्रेडिट आपको मिला है दोस्तों, ये आपको रिवर्स करना पड़ेगा और आपको फिर 100 हमारी केस के अंदर जैसे था 120 रुपए वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। नो ITC will be allowed if depreciation has been claimed on the tax component of capital good। तो दोस्तों ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि सपोज जैसे आप कोई कैपिटल गुड्स खरीद रहे हैं, जैसे मान लो आपने कोई इक्विपमेंट खरीदा और जो इक्विपमेंट खरीदा उसके अंदर जीएसटी लगा हुआ था, तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं कि या तो टोटल जो है अमाउंट को, जैसे मान लो कोई कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर के अंदर 40,000 कंप्यूटर है, उसके ऊपर मतलब 4,000 रुपये सपोज टैक्स लगा हुआ है, तो या तो आप 44,000 से कैपिटलाइज कर दो और जीएसटी का क्रेडिट मतलब 4,000 का इनपुट क्रेडिट मत लो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसका इनपुट क्रेडिट ले लो, लेकिन जो कैपिटलाइज करोगे जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम होगी वो 40,000 से होगी। या तो आप 44,000 से कैपिटलाइज करके उसका जीएसटी का इनपुट क्रेडिट मत लो, या फिर 40,000 से कैपिटलाइज करो और 4,000 का इनपुट क्रेडिट ले लो। तो वही ये कहना चाह रहा पॉइंट कि आईटीसी नहीं मिलेगा अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर ली है, मतलब आपने 44,000 से कैपिटल गुड्स जो है उसको कैपिटलाइज कर दिया, तो उस केस में ये इनपुट नहीं मिलेगा। तो ये थी कंडीशंस इनपुट क्लेम करने के लिए। अब जैसा मैंने आपको बताया कि रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, तो रजिस्टर्ड पर्सन हु शुड रजिस्टर फॉर जीएसटी, किस किस को जीएसटी में रजिस्टर्ड होना जरूरी है? तो इंडिविजुअल रजिस्टर अंडर प्री जीएसटी लॉ, सपोज पहले कोई एक्साइज वैट सर्विस टैक्स में ऑलरेडी रजिस्टर्ड था तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जो कंपलसरी है। दूसरा, बिजनेसेस विद टर्नओवर अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट, जो कि 20 लाख रुपए है और 40 लाख है हु इज इंगेज इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, जो सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स में डील करते हैं उनके लिए ये लिमिट 40 लाख है। तो जिसकी भी टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट की अगर बात करें उसमें 10 लाख से ज्यादा है, उसको जीएसटी के अंदर रजिस्टर कराना कंपलसरी है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, दोस्तों कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होता है कि सपोज मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस
पंजाब में नहीं है और मैं वहां पर जाके कुछ बेचना चाह रहा हूँ, कोई ट्रांजेक्शन करना चाह रहा हूँ, तो मुझे एक कैजुअल टैक्स पेयर की तरह रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो उस केस में भी दोस्तों ये जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। एजेंट ऑफ सप्लायर, इस केस में भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इस केस में भी जो है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जैसे किसी पर्टिकुलर स्पेस में मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन मैं वहां पर मेरा इनपुट काफी हो गया है किसी वजह से, सपोज मैंने कोई इवेंट करवाया है तो मेरा वहां पर खर्चा किया है जिसकी वजह से मेरा वहां पर काफी सारा क्रेडिट इकट्ठा हो गया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेरे को वहां पर आईएसडी बोला जाता है, उसका जो रजिस्ट्रेशन लेना वो कंपलसरी है। और दोज पेइंग टैक्स अंडर आरसीएम, और जो भी रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे कर रहे हैं, इसका लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के बताऊंगा कि आरसीएम क्या होता है। एक्चुअली थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, आरसीएम जो है, जो रिसीवर ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, उसको ही टैक्स पे करना पड़ता है। तो उस केस के अंदर भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। और पर्सन हु सप्लाई वाया ई कॉमर्स एग्रीगेटर, जैसे आप फ्लिपकार्ट के थ्रू कोई माल बेच रहे हैं तो भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और एवरी ई कॉमर्स एग्रीगेटर के लिए भी जो है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो लास्ट में मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जीएसटी के अंदर हेड क्या होते हैं दोस्तों। तो जब भी हम कोई सप्लाई करेंगे, एट द टाइम ऑफ सप्लाई मेरी लाइबिलिटी आएगी, तो आईजीएसटी पेबल, सीजीएसटी पेबल, एसजीएसटी पेबल, यूजीएसटी पेबल आएगा। क्योंकि मैंने सप्लाई करी, किसी से मैंने 1200 रिकवर की है, तो उसमें 200 रुपये का टैक्स है, तो 200 रुपये मेरे को गवर्नमेंट को पे करने हैं। इसी तरीके से जब मैं परचेज करता हूँ, सपोज मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, तो उसके अंदर जो हेड आएंगे वो रिसीवेबल के आएंगे। सपोज अगर मैंने गुड्स के ऊपर कोई टैक्स पे किया है 100 रुपये, जैसे हमारे केस में 120 रुपये था, तो वो आईजीएसटी, अगर इंटर स्टेट होगी तो आईजीएसटी, और अगर विद इन स्टेट होगी तो सीजीएसटी या यूटीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी रिसीवेबल आएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको जीएसटी के बारे में काफी क्लैरिटी हुई होगी। लेकिन अगर कभी भी अभी भी आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।